हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कार्डियो ट्रेनिंग के बारे में। लास्ट टाइम हमने चेस्ट के एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था डिटेल से। ओके, आज हम बात करेंगे सुपर एडवांस लेवल पे कार्डियो ट्रेनिंग। ओके, तो सुपर एडवांस लेवल पे कार्डियो ट्रेनिंग हमको क्यों करना चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है वो हमको देखना है, क्योंकि ये ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है। सुपर एडवांस लेवल पे ज़्यादातर जो सुपर एडवांस लेवल पर वर्कआउट करने वाले मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ हेवी ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, लेकिन उनका एरोबिक ट्रेनिंग जो है बहुत ही वीक रहता है, बैलेंस नहीं रहता है। और किसी भी लेवल पर आप वर्कआउट कर, किसी भी लेवल पर आप ट्रेनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, कार्डियो ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब भी हम वर्कआउट करते हैं, हम कितना हेवी वेट लिफ्ट करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारा कार्डियो का जो है एक्सरसाइज कैसा, हमारा स्टेमिना कैसा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है। क्योंकि जो भी वर्किंग मसल्स होता है उसको कितना फास्ट ब्लड सप्लाई हो रहा है, कितना अच्छे से न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से ही तो वो परफॉर्म करता है। कोई भी मसल अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे कार्डियो का पूरा रोल रहता है, इसलिए कार्डियो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि व्हाट इज कार्डियो वेस्कुलर ट्रेनिंग। ओके, कार्डियो मतलब आपका हार्ट हो गया और वेस्कुलर मतलब जो आपका ब्लड वेसल से रिलेटेड है। तो ये साथ में आपका लंग्स और ब्लड वेसल्स और कार्डियो, इनका ये पूरा एक पंपिंग सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा ब्लड के साथ में। ओके, तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ये एक तरह से ऐसा हो गया कि मतलब आपने देखा रहेगा, अगर किसी भी डेवलपिंग कंट्री का जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा उतना ही वो कंट्री जो है डेवलपमेंट करता है। उसका कितना प्रोग्रेस होएगा ये डिपेंड करता है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है। सेम वैसा ही हमारा बॉडी कितना ग्रोथ करेगा, कितना डेवलप करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, सॉलिड है, कितना इम्प्रूव्ड है, कितना अच्छे से परफॉर्म करता है। ओके, तो पूरा हमारा बॉडी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला रीजन तो ये है कि जितना भी आप मसल बना रहे हैं या दूसरे जो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, टोटल 11 सिस्टम होते हैं, उसमें आपका चाहे डाइजेशन से रिलेटेड सिस्टम हो गया, न्यूरल वाला हो गया, फिर आपका ब्लड से रिलेटेड ये पंपिंग सिस्टम हो गया है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया है। ओके, तो बहुत सारे जो जितनी भी फंक्शनिंग होती है सबके पीछे इसका बड़ा रोल रहता है। तो हमको ये देखना है अभी कि कार्डियो ट्रेनिंग जो होता है वो उसका लेवल कैसे चेंज करते हैं। मतलब जैसे आप बिगिनिंग लेवल पे हैं तो कैसा उसका ट्रेनिंग रहेगा, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे कैसा रहेगा, ओके, एडवांस लेवल पे कैसा रहेगा, इस तरह से ये हम तो इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर क्लियर किए, जिसमें समझो बिगनिंग लेवल का एक पूरा लेक्चर था, तो उसमें हमने ये पूरा डिस्कस किया कि बिगनिंग लेवल पे कार्डियो ट्रेनिंग कैसा रहेगा। ओके, जिस तरह का आपका स्टेमिना स्ट्रेंथ का जो लेवल होता है उसकी कंपैरिजन में अगर आपका स्टेमिना या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का परफॉर्मेंस वैसा नहीं है तो आपको उसको कैसे डोमिनेट करना, दोनों को कैसे बैलेंस करना है। फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल पे हमने स्प्लिट किया था। ओके, ऐसा करके हर एक लेवल पे इसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ओके, तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मैंडेटरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक वीक में 6 बार ट्रेनिंग कर रहे हैं, ओके, तो उसमें से कम 1 या 2 तो मिनिमम आपका क्लास इसका होना ही चाहिए। ओके, अब ये है कि बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होता है इंटेंसिटी लेवल का कि कितना इंटेंसिटी होना चाहिए, और बाहर से भी दिखता है। अगर समझिए कोई भी मस्कुलर बंदा है, उसका बॉडी वॉडी मस्त एकदम हाई, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल मास है, लीन बॉडी है, फैट परसेंटेज कम है, तो हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मस्कुलर लेवल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन उनका स्टेमिना कितना अच्छा रहेगा ये हम बाहर से देख के ऐसा असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है, अंदर का सिस्टम है, तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते। तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये तो आपको कुछ टेस्ट करके ही पता चलेगा कि ये अगर टेस्टिंग किया, जैसे समझो फॉर एग्जांपल के लिए आपका रेस्टिंग हार्ट रेट है, जब भी हम सो रहे हैं तभी आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है,
वो ट्रैक करके, या फिर आप जब परफॉर्म करें तो आपका मैक्सिमम, अगर आपका इंटेंसिटी इतना हाई नहीं है लेकिन आपका इंटेंसिटी में जब भी आप परफॉर्म करें तो मसल से भी ज़्यादा थकावट आपको ब्रीदिंग जैसा फील हो, ब्रीथलेस फील हो रहा है, आपका हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहा है, इसका मतलब आपका बैलेंस नहीं है, स्ट्रेंथ जो है आपका उसके कंपैरिजन में आपका स्टेमिना बहुत ही डाउन है। तो वो कैसा उसको बैलेंस करना है, उसके लिए ज़्यादा क्लास कैसे करना है, वो सब चीज़ें मैटर करती है। तो अभी हम इसमें ये देखेंगे कि जब भी आप कार्डियो ट्रेनिंग करेंगे, मसल की ट्रेनिंग में क्या होता है, रिपीटेशन से डिसाइड कर सकती है। अगर आप 5-10 रिपीटेशन मार रहे हैं, बॉडी मस्कुलर लग रहा मतलब एडवांस लेवल पे है, 10-15 रिपीटेशन मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे, ऐसा लेवल चेक कर सकते हैं। लेकिन इसका लेवल चेक करने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, वो हमको देखना, और बहुत ही ईजी मेथड है, ठीक है। तो इसमें इंटेंसिटी कैसा रहता है, देखिए यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बनाया है इंटेंसिटी का। जो बिगिनिंग लेवल का कोई भी रहेगा जिसको ट्रेनिंग करना है, जिसका स्ट्रेंथ लेवल जो है बिगिनर के लेवल का, कभी एक्टिविटी किया नहीं है, अभी इनिशियली स्टार्ट किया, तो उसका जो इंटेंसिटी है वो 50 से 60% रहेगा। ये आप इधर देखिए 50 to 60% उनका इंटेंसिटी रहेगा। अगर कोई इंटरमीडिएट है तो उसका 60 to 70%, एडवांस लेवल पे 70 to 80, और अगर ये सुपर एडवांस लेवल जैसा हम आज डिस्कस कर रहे हैं तो इस पर होगा 80 से 85%। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना। जब भी आपको पता है कि आप कौन से लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये इसके थ्रू आप डिसाइड करेंगे कि मेरा जो भी ट्रेनिंग रहेगा कार्डियो में, चाहे आप क्रॉस ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी जो ट्रेनिंग एरोबिक एक्सरसाइज से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते टाइम पे आपका हार्ट रेट किस जोन में होना चाहिए, कितनी रेंज से कितनी रेंज के बीच में आपका हार्ट रेट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो आपको ब्रीथलेस फील होएगा, हो सकता है आपको ऐसा डिजीनेस फील हो, चक्कर आए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप अपनी इंटेंसिटी लेवल से, अपनी क्षमता से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। और अगर उससे कम रहेगा तो आपका हार्ट रेट उस पर्टिकुलर रेंज से नीचे रहेगा, उस पर्टिकुलर जोन से नीचे रहेगा। अगर वो उससे नीचे हैं तो ये आपको ट्रैक करना है। अगर उससे नीचे का आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका सुपर एडवांस लेवल का अगर वर्कआउट का परफॉर्मेंस हो रहा है वेट ट्रेनिंग में, तो उसके कंपैरिजन में उसका नीचे नहीं होना चाहिए, उसको भी आपको वो चेक करते रहना है। तो आज हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए एक कार्बोनेन करके फॉर्मूला है, आप इसमें देखिए ये 2-3 चीज़ें हमको समझना। पिछले टॉपिक में भी हमने जब कार्डियो का ट्रेनिंग का सेशन था तो हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था, फिर भी एक बार इसका रिवीजन करते हैं, ओके। देखिए MHR, RHR, HRR, ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एकदम सिंपल सा टर्म है। MHR मतलब मैक्सिमम हार्ट रेट, ओके। मैक्सिमम हार्ट रेट मतलब क्या होता है कि एक इंसान का कितना मैक्सिमम हार्ट कितनी बार धड़क सकता है, ओके। पैथोलॉजिकल इशू की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो 600 तक भी जा सकता है, उसको छोड़िए। हम नॉर्मल इंसान की जो हेल्दी पर्सन है उसकी बात करें तो जो मैक्सिमम होता है अब तक का रिकॉर्ड किया गया वो है 220 होता है, 220, लेकिन वो 220 फीटस का होता है। अनबॉर्न बेबी का हार्ट रेट जो मैक्सिमम है वो 220 रिकॉर्ड किया गया, ओके। तो हम फीटस का यहाँ पर ट्रैक नहीं करते अभी यहाँ पे, क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल पर्सन का जो है ये एक्सरसाइज का बनने वाला प्रोग्राम, तो हम उसका, जिसका हम ये एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जो खुद परफॉर्म करने वाला, उसका हमको निकालना है, फिटनेस का नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एज माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिटनेस की टोटल जो मैक्सिमम हार्ट रेट है उसमें से अगर हम उस इंसान का, उस पर्टिकुलर का जो पार्टिसिपेंट है उसका अगर हम एज माइनस करते हैं तो ये उसका मैक्सिमम हार्ट रेट आ जाएगा, राइट। तो मैक्सिमम हार्ट रेट का मतलब क्या हो गया है कि मैक्सिमम रेट मतलब 220 जो ये यहाँ पर रिकॉर्ड है, ठीक है। मैक्सिमम हार्ट रेट का मतलब आप ये समझिए कि 220 में से माइनस एज कर देना है, ओके। ये देखिए MHR मैक्सिमम हार्ट रेट 220 माइनस एज, तो ये माइनस एज करेंगे तो जो भी आएगा उसका ये मैक्सिमम हार्ट रेट हो जाएगा, राइट। सिंपल। एक होता है रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब जब हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं करें, वाइल रेस्टिंग, जब हम रेस्ट करें तभी आपका हार्ट रेट कितना, जैसे सुबह उठ के आपने चेक किया आपका हार्ट रेट कितना है, तो रेस्ट पीरियड में जब कोई एक्टिविटी नहीं करे तभी हार्ट रेट कितना है, ओके। HRR क्या होता है, HRR बीच का होता है, मीडियम लाइन। समझिए अगर ये आपका पूरा, मैं आपको ऐसा एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पकड़िए, ये आपका रेस्टिंग हार्ट रेट है, ओके।
ये रेस्टिंग हार्ट रेट और ये आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है। ओके, तो जो इसके बीच का जो ये वाला है जोन, ये हो गया आपका HRR, हार्ट रेट रिजर्व्ड हार्ट रेट रहता है। इतना सा आपको ध्यान में रखना। या फिर आप ऐसा इसको याद रख सकते कि जो मैक्सिमम है उसमें से अगर आप रेस्टिंग वाला जो कम से कम वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा वाला में से कम को अगर आप माइनस करते हैं तो बीच वाला आ जाएगा, राइट। तो ऐसा आप याद रखिए कि मैक्सिमम हार्ट रेट में से अगर आप रेस्टिंग हार्ट रेट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिजर्व्ड हार्ट रेट। कि ये रिजर्वेशन वाला, इसके अंदर आपको परफॉर्म करना है। ओके, मैक्सिमम में नहीं पहुंचना है और कंफर्ट जोन में भी नहीं रहना। तो बीच वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम में से माइनस करेंगे रेस्टिंग वाला, लोवेस्ट वाला, तो जो आएगा वो HRR, वो रिजर्व हार्ट रेट आ जाएगा, राइट। एक होता है टारगेट हार्ट रेट, THR। टारगेट हार्ट रेट का मतलब हमको हार्ट रेट क्या टारगेट करना, इंटेंसिटी लेवल के हिसाब से। अगर मैं बिगिनर हूँ तो मेरा टारगेट हार्ट रेट क्या रहना चाहिए, 50 से 60%, 50 to 60% के बीच में मेरा टारगेट होना चाहिए हार्ट रेट का। ओके, फिर आप इंटरमीडिएट हैं तो फिर आप 60 से 70 करिए, फिर 70 से 80, अलग अलग वर्कआउट के लेवल पे जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा आपका हार्ट रेट का टारगेट भी बढ़ जाएगा। ओके, तो टारगेट हार्ट रेट क्या हो गया, डिजायर्ड इंटेंसिटी, वो भी परसेंटेज में, डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी। ये जो है ये परसेंटेज में है। ओके, तो अभी समझिए कि हम सुपर एडवांस लेवल की बात करें। सुपर एडवांस लेवल कितना है, 80 to 85। ओके, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने 20 साल का। ये बंदा 20 साल का है और 20 साल में इसका रेस्टिंग हार्ट रेट है वो 60 है, बहुत ही फिट है। तो 60 हार्ट रेट रेस्टिंग है, सुपर एडवांस लेवल का वर्कआउट है, तो इसका टारगेट हार्ट रेट क्या रहेगा, 80 से 85 के बीच में, 80 to 85 इसका क्या रहेगा, THR। इसने टारगेट किया कि एडवांस लेवल पे मेरे को इस जोन में भागना है, इस रेंज में मेरे को परफॉर्म करना है। ओके, तो अभी इसको कैसा इस फॉर्मेट में बिठाते हैं, देखिए आप, MHR क्या हो गया, 220 माइनस एज। इसका एज माइनस किया हमने, ये 20 साल का है। ओके, तो इसका एज माइनस किया तो कितना आ गया, इसका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना आ गया है, 200 आ गया है। ओके, अब देखिए 200 अगर इसका मैक्सिमम, हमारे पास मैक्सिमम हार्ट रेट है तो हम इसका रिजर्व हार्ट रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम में से अगर आप रेस्टिंग, अपने पास रेस्टिंग का डेटा है कि इसका रेस्टिंग इतना है, इसका मैक्सिमम इतना है, और HRR रिजर्व हार्ट रेट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम में से आप रेस्टिंग वाला माइनस कर देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। ओके, रिजर्व जिस जोन में आपको करना है। तो HRR मतलब हार्ट रेट रिजर्व में से कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट। तो 200 में से इसका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो 60 है, राइट। तो अब 200 में से अगर 60 निकालेंगे तो कितना हो गया, 140। तो इस पर्टिकुलर बंदे का जो HRR है, हार्ट रेट रिजर्व, कितना है, 140। अब 140 इसका ये हार्ट रेट रिजर्व है, तो अभी इसको हम इंटेंसिटी पे यहाँ पे टारगेट हार्ट रेट निकालेंगे कि कैसे करते हैं। तो ये जब हमारे पास HRR आ जाता है, HRR कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे पास दो डेटा ऑलरेडी है, एक मैक्सिमम हार्ट रेट और एक रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट हम चेक कर सकते हैं अपना, मैक्सिमम कैसे करेंगे कि फिटनेस का 220 होता है, तो हमारा कितना आएगा, हमारा एज माइनस कर देना है। तो ये बंदे ने एज माइनस किया, 20 साल का है, तो 220 जो फिटनेस का होता है उसमें से 20 माइनस किया तो कितना, 200 हो गया। इसका मैक्सिमम 200 हो गया। अब मैक्सिमम में से रेस्टिंग माइनस करेंगे तो आपका हार्ट रेट रिजर्व आ जाएगा। अब हार्ट रेट रिजर्व आ गया तो हम इजीली टारगेट हार्ट रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि टारगेट हार्ट रेट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हार्ट रेट रिजर्व होना चाहिए। ओके, तो हार्ट रेट रिजर्व कितना आ गया अपना, 140 अपने पास। ओके, तो अभी 140 में हमको क्या करना है, ये देखना है कौन से लेवल पे हमको टारगेट हार्ट रेट करना है, हमारा 82%, 80 to 85 के बीच में। तो अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हार्ट रेट रिजर्व ये 140 इंटू परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी को हमको क्या करना, इससे मल्टीप्लाई करना, हार्ट रेट रिजर्व से इसको मल्टीप्लाई करना। ओके, तो ये परसेंटेज में है, तो इसको नॉर्मल लाने के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको देखो, HRR इंटू परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट, ये आपको ध्यान में रखना। तो क्या करना, इसको मल्टीप्लाई करके आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है उसको ऐड कर देना टारगेट हार्ट रेट में। ओके, तो कैसे होगा, ये 140 क्या आ गया इसका, 140 इसका हार्ट रेट रिजर्व है, और 80 क्या है, इसका डिजायर्ड टारगेट हार्ट रेट है।
इंटेंसिटी जो है, जिस लेवल पर परफॉर्म करने वाला वो 80% है। तो 140 इंटू 80% डिवाइड बाई 100 किया हमने, क्योंकि ये परसेंटेज में था तो इसको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो कितना आएगा ये 112। अगर आप 140 जो हार्ट रेट रिजर्व है उसको अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 80 कहाँ से आया, 80 टारगेट हार्ट रेट है। 140 कहाँ से आया, जब हमने HRR निकाला तो अपने पास मैक्सिमम हार्ट रेट में से आपने रेस्टिंग हार्ट रेट माइनस किया तो अपने पास HRR आ गया। HRR को इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो अपना टारगेट हार्ट रेट आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 14 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ गया। 112 में जोड़ेंगे क्या, रेस्टिंग हार्ट रेट जो अपने पास ऑलरेडी है 60, तो ये हो गया आपका टोटल 172। तो जब भी हम ये एक्सरसाइज करें, अगर ये बंदा परफॉर्म करता है सुपर एडवांस लेवल पे कार्डियो का ट्रेनिंग, तो इसको ये ट्रैक करना है कि जब भी वो एक्टिविटी कर रहा है तो उनका जो हार्ट रेट है 172 जो है, मतलब इसको राउंड फिगर में आप पकड़ लीजिए 170, 170 से नीचे नहीं जाना चाहिए जब भी परफॉर्म कर रहा है। तो 170 उनका ये लोअर लिमिट आ गया है। अब हमको क्या करना है, इसका रेंज निकालना, ठीक है। तो अब 80 से कितना 85 है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 85। तो एक बार हमने हार्ट रेट रिजर्व को टारगेट हार्ट में 80% से किया, अभी नेक्स्ट करते हैं 85% से। ये अपर लिमिट हो जाएगा, ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट अपने पास आ गया। अपर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने ये 140 को 85 से किया है, तो इसका अगर आप कट पास करेंगे तो कितना आएगा 119। 119 में रेस्टिंग हार्ट रेट जोड़ेंगे 60, तो कितना आ गया 179। तो इनका रेंज क्या हो गया 80 to 85% में है। तो एक्चुअल में बीट में कितना आएगा, हार्ट बीट पर मिनट कितना आएगा, ये 172 से 179। इसको आप राउंड फिगर में ऐसा कर लीजिए 170 से 180। ओके, तो ये बंदा जब भी परफॉर्म करेगा तो इसका जो हार्ट रेट है 170 से 180 के रेंज में होना चाहिए। अगर समझो 180 से ऊपर जा रहा हार्ट रेट ट्रैकिंग में, जब ट्रैक करते हैं परफॉर्म करते टाइम, तो उनको थोड़ा सा स्पीड कम कर देना। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनका थोड़ा सा इंटेंसिटी ड्रॉप करना है। अगर 170 से नीचे जा रहा है तो इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाना है। इस तरह से हम ट्रैक करते हैं कि जब भी आप कार्डियो का एक्टिविटी करते हैं, किसी भी टाइप का एरोबिक एक्सरसाइज होगा, चाहे आप स्विमिंग कर रहे हैं, चाहे आप डांसिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, किक बॉक्सिंग कर रहे हैं, मिक्स मार्शल आर्ट कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी। एरोबिक का मतलब क्या होता है, कार्डियो का ट्रेनिंग का मतलब होता है कि ऐसी एक्सरसाइज जिसको आप 3 मिनट से ज़्यादा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और परफॉर्मेंस होता है। फैट का ऑक्सीडेशन होएगा, फैट से आपको एनर्जी मिलता है। एनएरोबिक क्या होता है, वेट ट्रेनिंग, ऐसी एक्सरसाइज जिसको आप 3 मिनट से ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते किसी भी हालत में। आप दुनिया में सबसे बड़े फिट इंसान है, फिर भी आप 3 मिनट से ज़्यादा एनएरोबिक को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेट ट्रेनिंग या एनएरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। स्टोर्ड जो एनर्जी रहता है वो यूटिलाइज होता है, जैसे आपका मसल ग्लाइकोजन, ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन, लिवर ग्लाइकोजन, मतलब ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म होता है, उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो जो आपकी बॉडी में जमा ग्लूकोज है वो यूज होएगा इमरजेंसी में। 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक या 0 से लेके 3 मिनट तक का जो भी परफॉर्मेंस होता है उसमें हमेशा उसमें बॉडी का रेडी एनर्जी यूज होएगा, क्योंकि वो इतना इंटेंस होता है, इतना हेवी इंटेंसिटी होता है कि बॉडी उसके लिए एनर्जी बनाने के लिए नहीं बैठेगा, एनर्जी हाथों हाथ बन के यूटिलाइज नहीं होगा। लेकिन जो 3 मिनट से ज़्यादा का एक्टिविटी होता है वो एरोबिक में आता है। उसमें क्या होगा, बॉडी को ऑक्सीजन मिल रहा है और फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है और उससे एनर्जी मिल रहा है और बॉडी को सप्लाई हो रहा है। तो जो जमा ग्लूकोज है वो यूज नहीं हो रहा है, रेडी वाला जो है जमा एनर्जी वो यूज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, हाथों हाथ बन रहा है एनर्जी, बॉडी को मिल रहा है, इसीलिए इतना लंबा चल रहा है एक्टिविटी। नहीं तो अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो आप इतना लंबा एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जमा ग्लूकोज यूज करना पड़ेगा, हाई इंटेंसिटी। जमा ग्लूकोज का एक लिमिट होता है 400-500 ग्राम, तो वो 2000 कैलोरी देगा आपको। तो वो जितना रहेगा उतना ही आप परफॉर्म करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, इस तरह से कैलकुलेट। तो अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि आप किसी भी लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं, एरोबिक एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, आपके ब्लड वेसल को मजबूत करने के लिए, जो कि आपकी वेट ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करता है। पूरे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं 11 सिस्टम, उनको चलाने में हेल्प करता है,
तो ये सबसे मजबूत होना चाहिए। ओल्ड एज में जब एक पर्टिकुलर एज के बाद में आपका मसल मास कितना दिख रहा नहीं दिख रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अंदर से कितने स्ट्रांग, हम अंदर से कितने स्ट्रांग है ये मैटर करता है। ओल्ड एज में मसल से कुछ भी इतना ज़्यादा आप किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आप अंदर से कितने स्ट्रांग है, आपका हार्ट कितना, बोलते हैं ना बुढ़ापे में सिर्फ आपका हार्ट जो पंपिंग सिस्टम है वो आपका साथ देगा, मसल्स नहीं इतना, अंडरस्टैंड। तो आपको मसल से ज़्यादा इस पर फोकस करना है। अगर हमने 10 20 साल 30 साल इसको अच्छे से दिया तो पूरी लाइफ में जब ओल्ड एज हो जाएगा तो आपको कोई भी हार्ट से रिलेटेड इतना ब्रीथलेस ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आपका ये पहला टारगेट होना चाहिए कि आप इस पर ज़्यादा फोकस करें वेट ट्रेनिंग से भी। ओके, तो अभी हमने सीख लिया कि आप जब भी एक कार्डियो का ट्रेनिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग के जैसा इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि इस तरह से मेरे को ये समझना। जब अगर आप समझो अगर वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट का इतना ये होता है लोगों को कि आप कोई भी जिम में कोई भी जा रहा कोई भी अपना वर्कआउट प्लान कर सकता है, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन है। आप बिगिनर है एडवांस है, आप किसी को देख के भी फॉलो कर सकते, अच्छा ठीक है आज अपर बॉडी कर लेते हैं लोअर बॉडी कर लेते हैं, अपर बॉडी में ये एक्सरसाइज है ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन इसमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो चीज़ें दिखने वाली है, आपका मसल मास बाहर से दिखता है, आप अपीयरेंस से असेसमेंट कर सकते हैं, देख के विजुलाइज करके भी कैलकुलेशन बैठा सकते हैं, ओके इतना स्ट्रेंथ रहेगा तो इस हिसाब से हम ये वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन इसका आप वो कैलकुलेशन नहीं बैठा सकते जब तक कि अंदर झांकने वाला असेसमेंट नहीं होगा। ओके, इसलिए आपको ये वाला चेक करना है, अपना रेस्टिंग हार्ट रेट चेक करना। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना, जब भी ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको ट्रैक रखना है कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट सबसे पहले चेक करना है, नोट डाउन करना है। और अगर आप समझो वॉच से या कोई ऐसे गैजेट यूज नहीं कर रहे, नॉर्मल पल्स चेक कर रहे तो 3-4 दिन आपको एवरी डे मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आपको हार्ट रेट चेक 1 मिनट तक का पल्स काउंट करना है और 3 से 4 दिन तक एवरी डे लेना है। फिर उसके बाद में उसका एक एस्टिमेट, उसका एवरेज निकालना कि कितना आपका रेस्टिंग हार्ट रेट आ रहा है। और कुछ भी कैफीन वगैरह कुछ भी पिएंगे नहीं, ऐसी कोई चीज़ आप जो ड्रिंक करके फिर अगर आप ले रहे हैं तो वो भी आपका हार्ट रेट को स्पाइक कर सकता है। इसलिए उठने के तुरंत बाद सबसे पहले आपको मूवमेंट भी नहीं करना, क्योंकि मूवमेंट करेंगे अगर आप बॉडी का, समझो आप उठ के किचन में गए ये क्या पानी पहुँचवा, उस मूवमेंट से भी आपका हार्ट रेट एलिवेट होएगा। तो जैसे आप बिस्तर से आंख खुली सबसे पहले क्या करना, आपको पल्स चेक करना है, वो एक्यूरेट बताएगा एकदम। या फिर अगर आप कोई एप्पल वॉच या कोई और अच्छा सा गैजेट यूज कर रहे हैं तो उससे भी ट्रैक कर सकते हैं। ओके, या फिर आप ये जो अपना ऑक्सीमीटर होता है उससे भी चेक कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना। फिर आप ये ट्रेनिंग जब चालू कर रहे हैं तो 1 महीना 2 महीना जो भी, उसके बाद फिर आप चेक करिए। अगर आपका हार्ट रेट नीचे आया है इसका मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, अगर वो नीचे नहीं आया है तो फिर आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन अब ट्रेनिंग कैसा करेंगे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि जब भी आप किसी भी लेवल का, समझो अगर आप इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट करें, इंटेंसिटी के जो भी आपने डिसाइड किया उसी वेट ट्रेनिंग के लेवल पे आपको कार्डियो का ट्रेनिंग चूज करना है और उसका ये फॉर्मेट होता है। ओके, एकदम सिंपल है। हम एक और एग्जाम्पल के साथ में हम यहाँ पे थोड़े प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक पर्सन, कोई भी एक पर्सन लेते हैं जिसका एज है, आप पकड़ लीजिए 40, ओके 14 तो 50 पकड़, राउंड फिगर में कैलकुलेशन में इजी रहेगा। ओके 50 एज हो गया और उनका रेस्टिंग हार्ट रेट भी 50 पकड़ लीजिए, फिट है एकदम सुपर एडवांस है पे, और उनका टारगेट जो है वो 70 से 80 कर देते हैं। ये 85 लेकिन कैलकुलेशन के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ताकि उनको कैलकुलेट करने में इजी रहेगा, इसलिए हमने 70 से 80% ये आपका इंटेंसिटी लिया है। और ये 50 क्या हो गया आपका RHR रेस्टिंग हार्ट रेट हो गया है, ये आपका एज हो गया 50। तो अब हमको क्या करना है, ये बंदा है इसको परफॉर्म करना है, कार्डियो का ट्रेनिंग चालू करना है। लेकिन इनको ये देखना है कि अगर मैं कार्डियो का ट्रेनिंग करूँगा तो मैं परफॉर्म करते टाइम मेरा हार्ट रेट किस रेंज में होना चाहिए, इतने से इतने रेंज में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 170 से 100 बीट पर मिनट के हिसाब से ही आपका ये रेंज होगा। तो ये परसेंटेज में है और ये पर मिनट कितना बीट हो रहा है उस पे है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल के थ्रू निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मैक्सिमम हार्ट रेट निकाल लेंगे। ओके, MHR मतलब क्या हो गया, 220 जो फिटनेस का अनबॉर्न बेबी का मैक्सिमम है, उसमें से एज माइनस करेंगे 50, तो कितना हो गया 170। तो ये पर्टिकुलर इंसान का जो है मैक्सिमम हार्ट रेट कितना हो गया है 170।
ओके। इनका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है, अपने को चाहिए दो डेटा, रेस्टिंग हार्ट रेट और मैक्सिमम हार्ट रेट दोनों चाहिए। किसके लिए, हार्ट रेट रिजर्व के लिए, एक पर्टिकुलर बीच वाला जो एरिया। तो अभी देखिए यहाँ पे रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है इसका, 50। ओके, तो अपने पास दो डेटा आ गया, ये 50 रेस्टिंग हार्ट है, ये मैक्सिमम। अब क्या चाहिए अपने को, HRR हार्ट रेट रिजर्व। वो कैसे आएगा, मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट, इजी एकदम। तो मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है इनका, मैक्सिमम है 170 और माइनस रेस्टिंग कितना है 50, इक्वल 170 में से 50 गया तो 120। तो इनका हार्ट रेट रिजल्ट कितना आ गया, 120 HRR। अब HRR आ गया तो हम टारगेट हार्ट रेट सेट कर सकते कि अभी टारगेट का परसेंटेज क्या, इंटेंसिटी का 70 और 80। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट हार्ट रेट हमको निकालना। हर एक एक्सरसाइज कोई भी आप लेवल पे अगर ट्रेडमिल कार्डियो करने के लिए अपना इंटेंसिटी का रेंज निकालने हैं तो उसको बोलते हैं टारगेट हार्ट। आपको क्या टारगेट, आपकी डिजायर्ड इंटेंसिटी क्या है। ओके, तो ये आपका टारगेट हार्ट रेट जो है ये क्या हो जाएगा, इक्वल HRR इंटू इंटेंसिटी, वो भी परसेंटेज में। ओके, और प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट। ओके, RHR रेस्टिंग हार्ट रेट प्लस। तो अभी देखिए ये टारगेट हार्ट रेट आ गया, तो HRR कितना है यहाँ पे, ये 120। ओके, इनटू इंटेंसिटी कितना लिया अपन ने, 70%। लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पे पहले लोअर लिमिट ले रहे हैं, तो 120 को अगर आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये क्या आ रहा है यहाँ पे, प्लस RHR कितना है, RHR रेस्टिंग हार्ट रेट 50 बन देगा। तो टारगेट हार्ट रेट यहाँ पे फिर से लिखते हैं THR, टारगेट हार्ट रेट कितना आ जाएगा, 5784, ये 8400 डिवाइड बाई 100 प्लस 50। ओके, तो आई थिंक ओके। तो अभी देखिए इसको आप इससे कट कर दिए, 0 को 0 से कट कर दिए, कितना बचा 84। 84 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 134 आई गेस, राइट। ओके, सो 134 ये बंदे का क्या आ गया है, 50 प्लस 84 कितना हो गया, 134। तो इनका क्या आ गया, ये लोअर लिमिट। ओके, ये याद रखिए आप, लोअर लिमिट कितना हो गया, 134। ओके, अभी हमको क्या करना है, अपर लिमिट लेना है। तो ये यहाँ पे जो हमने किया था 120 इंटू 70, तो यहाँ हम कर देंगे 120 इंटू 80 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 100, 0 to 0 0 to 0 1296 96। ठीक है, यहाँ पे कितना आया था 84, यहाँ पे आया 96। तो 96 प्लस क्या हो जाएगा, रेस्टिंग हार्ट रेट इक्वल 146, कितना हो गया 146। ओके, तो ये क्या आ गया, अपर लिमिट, अपर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गया। ओके, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। तो अब ये बंदा 70 से 80% वाला कितने में भागेगा अपना हार्ट रेट, ये 134 से लेके 146, मतलब 134 टू 146 की रेंज में इनको एक्टिविटी करना है। ओके, वार्म अप और कूल डाउन इंक्लूडेड नहीं है। पहले वार्म अप स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक्टिविटी से पहले 5-10 मिनट का वार्म अप रहेगा, फिर जो भी परफॉर्म करेंगे, चाहे वो ट्रेडमिल रहेगा, चाहे रनिंग रहेगा, स्विमिंग, जो भी रहेगा, आप जब ट्रैक करेंगे तो आपका हार्ट रेट कितना होना चाहिए, ये पर्सन का पर्टिकुलरली 100। तो इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं हम लोग, 130 से ले 135 कर देते हैं। ओके, चलिए इसका राउंड फिगर क्या हो जाएगा, 135 टू 145, एक अप्रोक्सीमेटली। तो ये 20 साल का बंदा जिसका रेस्टिंग हार्ट रेट 50 है, ओके, और इसका एज 50 है, ओके, इंटेंसिटी लेवल ये है,
तो अपने पास जो भी डेटा उससे एकदम ईजिली हम अपना टारगेट हार्ट रेट निकाल सकते हैं। तो अब आप अगर बिगनिंग लेवल पे हैं तो आपका हार्ट रेट का इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, टारगेट हार्ट रेट क्या होना चाहिए, 50 to 60 ओके सॉरी। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं, एक दिन अपर बॉडी एक दिन लोअर बॉडी फिर कार्डियो ट्रेनिंग और एब्स कर रहे हैं, तो उसमें आपका इंटेंसिटी क्या रहेगा इंटरमीडिएट लेवल पे 60 to 70%, राइट। जब आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि जिस लेवल का भी आप परफॉर्म कर रहे हैं वेट ट्रेनिंग में, उसी लेवल का आपका कार्डियो का ट्रेनिंग होना चाहिए। उसका ये चार्ट है 50 से 60%, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 85। और ये परसेंटेज को टारगेट हार्ट रेट में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए, मैक्सिमम हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट रिजर्व और THR। THR क्या हो गया, टारगेट हार्ट रेट ये वाला, ओके। HRR क्या हो गया, मैक्सिमम में से आप रेस्टिंग माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा, एकदम इजी है। तो अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। जब भी आप कार्डियो ट्रेनिंग करेंगे तो आपको किसी ट्रेनर को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी कोच की जरूरत नहीं है। ये बेसिक मेथड आप अपना, आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट मालूम होना चाहिए, आपका एज मालूम होना चाहिए। तो बस सिंपल सा है, जैसे आपका एज इतना हो गया, ओके, ये आपका हार्ट रेट हो गया, इसमें से माइनस किया, आपके पास HRR का डेटा आ गया, HRR आ गया तो उसमें से आपको ये परसेंटेज ये माइनस कर देना रेस्टिंग हार्ट रेट, ओके, ये HRR। अब ये ध्यान रखिए यहाँ पे जो भी मैक्सिमम इससे जो भी माइनस किया उसको आप हार्ट रेट का एक बार ये माइनस करना, यही नहीं भूलें आप, हैं कभी कभी गलत हो जाता है। HRR का फॉर्मेट में क्या होगा, मैक्सिमम में से आप रेस्टिंग माइनस करेंगे तो आपके पास HRR आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। बाद में जब HRR आ गया तो उसको इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना, तो एक बार यहाँ पे माइनस होगा ये और यहाँ फिर प्लस हो जाएगा, ओके। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें से कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मेरे को बताइए। अभी ये तो हो गया अपना फॉर्मूला कि कैसा इसको करते हैं। अब हम बेसिक कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं जो कार्डियो ट्रेनिंग में हेल्प करता है। ऐसे तो दुनिया भर की एक्सरसाइज आपको मिलेगी कार्डियो ट्रेन करने के लिए, ओके, कार्डियोवैस्कुलर की ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे, लेकिन अब हमको ये चेक करना कि कौन सा सबसे बेस्ट है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है हमको, अगर हम जिम में परफॉर्म करें, क्योंकि सुपर एडवांस लेवल पे ज़्यादातर जो है लोग जिम में ही परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहला क्या आएगा अपना यहाँ पे, ट्रेडमिल, ओके। ट्रेडमिल आ गया। ट्रेडमिल पर अगर आप रनिंग कर रहे हैं, ओके, तो एक ऑप्शन ट्रेडमिल हो गया। सेकंड ऑप्शन क्रॉस ट्रेनर, ओके, सेकंड ऑप्शन हो गया क्रॉस ट्रेनर। फिर इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे 2-3 जिम में और मेन जो है वो लिख देते हैं, एलिप्टिकल, ओके, ओके, ये एलिप्टिकल ट्रेनर हो गया। फिर आप एक और ले लीजिए, आर्क ट्रेनर ले लीजिए, फोर्थ में आर्क ट्रेनर हो गया, ओके। फिर एक क्रॉस ट्रेनर हो गया, एलिप्टिकल ट्रेनर हो गया। आगे ये देखिए, ये तीनों जो है ये सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा पेस चेंज रहेगा, अप डाउन थोड़ा 19-20 एंगल रहेगा, लेकिन ये सिमिलर रहता है। ट्रेडमिल थोड़ा डिफरेंट है, उसमें सिर्फ रनिंग होता है, ओके। फिर एक हो गया रोइंग वाला, पांचवा हम लिख देते हैं यहाँ पे, रोइंग वाला, ठीक है। ये हो गया आपको रोइंग मशीन होता है, ओके। इसमें एक रोइंग मशीन लोअर बॉडी का आता है और एक अपर बॉडी का आता है, ठीक है। लोअर बॉडी वाला नहीं करना, वो आर्क ट्रेनर जैसा ही होता है। प्रॉपर रोइंग मशीन जो होता है वो बैठ के या तो ऐसे पुल करेंगे या फिर खड़े होके ऐसा वाला मूवमेंट होता है उसमें, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, ओके। तो आपको क्या करना है, ये एक ऐड कर सकते हैं रोइंग वाला, ठीक है। तो ये तो हो गया जिम का एक्टिविटी, ओके। अब आउटडोर में आप क्या कर सकते हैं, स्विमिंग, ओके। आउटडोर में स्विमिंग जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत मतलब वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। ये अच्छा क्यों है उसका रीज़न देखते हैं, ओके। ये आपका स्विमिंग हो गया। स्विमिंग के फ़ायदे हैं, एक तो जब आप पानी के अंदर एक्टिविटी करते हैं तो आपका
कोर टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अंदर से हीट जनरेट करेगा, मसल्स को काम देगा, मसल अंदर माइल्ड लेवल पर मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा। तो उससे क्या आपका BMR बढ़ता है। आपने देखा रहेगा जब भी हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, स्पेशली ठंडे पानी में स्विमिंग कर रहे हैं, तो बहुत तेज़ भूख लगता है स्विमिंग में। कोई भी एक्सरसाइज के बाद इतना भूख नहीं लगेगा जितना स्विमिंग के बाद में लगता है। तो उसका रीज़न है कि आपका कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अंदर से मसल्स के अंदर एक्शन होता है। तो आपका एक तरह से BMR बढ़ गया। ये BMR बढ़ाने का एक फैक्टर है, एपेटाइट बढ़ाने का एक फैक्टर है, ओके, स्विमिंग का। दूसरा ये कि ये इम्पैक्टलेस एक्सरसाइज है। इम्पैक्टलेस मतलब किसी को अगर जॉइंट में भी प्रॉब्लम है तो भी वो स्विमिंग कर सकते हैं, कोई भी झटका नहीं आएगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा, जर्क नहीं होगा बॉडी में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें दोनों लिम्ब से साथ में काम करें। आपका अपर लिम्ब भी, अपर एक्सट्रीमिटीज काम कर रहा है, लोअर एक्सट्रीमिटीज काम कर रहा है, तो आपका पूरा बॉडी ऑल ओवर काम कर रहा है। इसीलिए भी ये ज़्यादा मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए आपको ये ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो इस तरह से आपका पहला प्रायोरिटी, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में नहीं है, जैसे रनिंग, मैराथन वगैरह ये सब, तो स्विमिंग तो आपका 1 या 2 क्लास होना चाहिए हर हफ्ते का, क्योंकि ये सबसे बेस्ट एरोबिक एक्सरसाइज है। ओके, तो ये अपना स्विमिंग हो गया। फिर इसके बाद में अगर आपको डांस का शौक है तो आप डांस ट्राई कर सकते हैं। ओके, सातवां हो गया डांस। इसमें अलग अलग टाइप का जुम्बा वगैरह जो भी आपको करना, डांस हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में आप एक कर सकते हैं स्पिनिंग। 8वां स्पिनिंग क्लास में भी होता है, ओके, स्पिनिंग कर सकते हैं। और स्पिनिंग के अलावा और क्या एक्टिविटी, जैसे किक बॉक्सिंग वगैरह हो गया, ओके, ये भी एक तरह का एरोबिक है। किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, ओके, तो मिक्स मार्शल आर्ट हो गया। फिर क्या, और डांस हो गया, स्विमिंग हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, मिक्स मार्शल आर्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी हो जाती है। साइकिलिंग हो गया, ओके, ये भी एक पार्ट है इसका। फिर इसके अलावा आप चाहें तो क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग भी एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग, ओके, ट्रैकिंग वगैरह जो बोलते हैं इसको हम, ट्रैकिंग, ये भी एक अच्छा आइडिया है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्टिविटीज हैं। आप लाइट फंक्शनल ट्रेनिंग का भी एक ये आप ले लीजिए कि कभी कभी आप एक क्लास समझो महीने में 1 आध बार फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं, ओके, तो वो भी एक तरह से इसमें आता है। फंक्शनल ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग क्या होता है, एरोबिक का और वेट ट्रेनिंग का मिक्सचर होता है, लेकिन उसमें इंटेंसिटी लो रहता है। तो ये भी एक तरह से आपकी कार्डियो ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट करेगा, ठीक है। तो इतना सारा एक्टिविटी अपने पास ऑलरेडी हो गया है, तो इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा, उसमें से आपको 2-3 लेना, ताकि आप 1 घंटा आराम से कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, ओके, फंक्शनल ट्रेनिंग हो गया है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहला क्या पिक करेंगे यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट है वो है रनिंग, ओके, रनिंग। लेकिन एक चीज़ आपको रनिंग में ध्यान में रखना है, ओके, कि जब भी आप रनिंग कर रहे हैं ये आउटडोर होना चाहिए, ओके, आउटडोर रनिंग। जब भी हम आउटडोर रनिंग करते हैं तो ग्राउंड जो है वो कॉम्पैक्ट रहता है, ओके, उसमें जब भी आप आगे की तरफ फोर्स जनरेट करते हैं तो ग्राउंड को पीछे धक्का मारना पड़ता है, और ट्रेडमिल पे क्या होता है, बेल्ट लगा रहता है, तो वो बेल्ट ऑलरेडी घूम रहा होता है, जहाँ पे हम खड़े हैं हम वहाँ से पीछे नहीं जाएं, इसके लिए हमको आगे की तरफ बढ़ना रहता है। लेकिन उसमें जैसा ग्राउंड पे ग्राउंड के अगेंस्ट फोर्स करते हैं वैसा उधर फोर्स नहीं करना पड़ता है, ओके, इसलिए वो इजी रहता है। दूसरा, ग्राउंड कॉम्पैक्ट रहता है और वहाँ पे शॉक ऑब्जर्वर रहता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपटीशन की तैयारी करें, जैसे रनिंग कर रहे हैं मैराथन की कंपटीशन के लिए, तो बाहर ग्राउंड में भागना और ट्रेडमिल में भागना दोनों डिफरेंट। तो वहाँ प्रैक्टिस करके आप ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे,
लेकिन ग्राउंड पे रनिंग करने के बाद में आप ट्रेडमिल पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादातर बाहर आउटडोर एक्टिविटी करेंगे, आउटडोर में रनिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके, इस तरह से आपको रनिंग करना है, आपका पहला टारगेट है, लेकिन ये आउटडोर होना चाहिए, ट्रेडमिल पर नहीं। ओके, रनिंग के बाद हमारा सेकंड हो गया, कोई भी एक टाइप का आप क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, लेकिन ये क्रॉस ट्रेनर किसके एवरेज में रहेगा, ये आप पकड़ के चलेगी इसके रिप्लेसमेंट में। ओके, क्रॉस ट्रेनर मैं यहाँ पे डालता हूँ क्रॉस ट्रेनर। अब ये क्रॉस ट्रेनर जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। इसमें क्रॉस ट्रेनर ये वाला एलिप्टिकल हो गया, आर्क ट्रेनर हो गया, ये तीनों, तो ये आपको इसके साथ में रिप्लेस करना है। ओके, ट्रेडमिल के साथ में आपको ये रिप्लेस करना। तो क्या करेंगे, जब भी जिम के अंदर हमको ट्रेनिंग करना है कार्डियो का, तो एक बार आप ट्रेडमिल पर रनिंग करेंगे, एक बार क्रॉस ट्रेनर किसी भी टाइप का। ओके, तो एक बार आपका ट्रेनिंग रनिंग पे हो गया, एक बार क्रॉस ट्रेनर पे हो गया, और जब तीसरी बार करेंगे तब भी आपको क्या करना है, 30 मिनट्स का क्रॉस ट्रेनिंग और 30 मिनट्स का रनिंग। ऐसा करके जब ये कभी करना है जब आप इंडोर एक्टिविटी कर रहे हैं कार्डियो का। समझो अगर आप एक वीक में 2 बार कर रहे हैं तो एक महीने में कितना हो गया आपका, 8 बार हो गया। तो 8 में से अगर आप समझो 4 बार अंदर कर रहे हैं, 4 टाइम आप जिम में एक्टिविटी कर रहे हैं और 4 बार आप बाहर कर रहे हैं, तो बाहर की एक्टिविटी में हम अलग से मेंशन किया। जिम के अंदर अगर आपने 4 बार किया है तो 4 बार में से आपको इसको पैटर्न चेंज करना है, एक बार पूरा ट्रेडमिल, एक बार पूरा क्रॉस ट्रेनर और एक बार 50-50, ऐसा करके आपको एक साइकिल बनाना है। ओके, और जो सेकंड आपका रहेगा, जैसे समझो आपने एक बार जिम में कर लिया, अल्टरनेट करना है, एक बार इंडोर एक्टिविटी, एक बार आउटडोर एक्टिविटी। ओके, तो ये ट्रेडमिल का जब भी ट्रेनिंग का नंबर आएगा, आप कोशिश करें कि जब ट्रेडमिल का टारगेट आए तब भी आप बाहर आउटडोर रनिंग करें। ओके, और जब नेक्स्ट क्लास रहेगा तो आपको स्विमिंग करना है। ओके, तो हम सेकंड एक्सरसाइज जो ले रहे हैं वो कौन सा होएगा, स्विमिंग। ओके, स्विमिंग का आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, 1 घंटे का रहेगा ये, 1 आवर आप कम से कम पकड़ के चलिए। तो सेकंड एक्सरसाइज जो है आपका क्या हो गया है, स्विमिंग। ओके, तीसरा, अब इसमें स्विमिंग के अलावा डांस हो गया, स्पिनिंग हो गया, किक बॉक्सिंग, ये सब फंक्शनल ट्रेनिंग का पार्ट है। देखो ये जो है साइकिलिंग, इसमें सिर्फ लोअर बॉडी काम करता है। ओके, और रनिंग में और साइकिलिंग ईजी रहता है रनिंग के कंपेरिजन में, इसलिए आपको ये नहीं करना है अगर आप पहला ये प्रायोरिटी इसको दे रहे हैं। तो किक बॉक्सिंग ये फंक्शनल ट्रेनिंग का एक पार्ट है। मिक्स मार्शल आर्ट ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसमें आप फंक्शनल ट्रेनिंग करें या फिर मिक्स मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करें अगर इससे रिलेटेड आपका कोई गोल है तो। ओके, माउंटेन क्लाइंबिंग, जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो कार्डियो का एक्टिविटी का एक ही पार्ट है, लेकिन हम डेली बेसिस पे या मतलब वीकली बेसिस पे इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरह का आउटडोर एक्टिविटी ट्रैकिंग टाइप का। तो ये आप महीने में 2 महीने में एक बार जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि बाहर जब जाते हैं तो रनिंग और बाकी एक्टिविटी को रिप्लेस करेंगे माउंटेन क्लाइंबिंग से, तो ये अलग टाइप का आपको एक्सपीरियंस होएगा। फंक्शनल ट्रेनिंग, ये जब भी आप ये ट्रेनिंग करें तो महीने 2 महीने में एक आध बार आप फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये फंक्शनल ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, ये वेट ट्रेनिंग और एरोबिक का मिक्सचर है, तो ये आपको एरोबिक में हेल्प करेगा, लेकिन कभी कभार आप कर सकते हैं, इसको अपने रूटीन में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं लेंगे। ओके, डांस, स्पिनिंग, ओके, ये सारी एक्टिविटीज इनकी कंपैरिजन में लेस इफेक्टिव है। ओके, डांस, अगर आपको डांस का शौक है, आपको ये सारी चीज़ें बोरिंग लग रही है, आपको इंडोर एक्टिविटी नहीं करना है, ये सब मशीनरी यूज नहीं करना है, तो फिर आप डांस को अपना प्रायोरिटी दे सकते हैं क्योंकि डांस भी उतना ही इंटेंस वर्कआउट होता है एरोबिक एक्सरसाइज से रिलेटेड। ओके, स्पिनिंग में सिर्फ लोअर बॉडी का ज़्यादा मूवमेंट होता है, इसलिए आप ट्राई करेंगे इसको नहीं करने का। और स्विमिंग अपना बेस्ट है। रोइंग, कभी कभार रोइंग कर सकते हैं, इनका रिप्लेसमेंट में आप रोइंग ले सकते हैं। समझो अगर आपने 2-3 बार ये कर लिया तो एक बार रोइंग को ऐड कर सकते हैं। अब रोइंग में क्या माइनस पॉइंट है कि ये सिर्फ अपर लिम्ब को टारगेट करता है, तो ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है। तो मेन अपना ये 2 डिपार्टमेंट हो गया, एक इंडोर एक्टिविटी का, एक आउटडोर एक्टिविटी का। जब भी आप आउटडोर एक्टिविटी करें तो या तो स्विमिंग या तो रनिंग, ओके, या फिर कभी कभार आप बाहर जा रहे हैं तो ट्रैकिंग वाला। इंडोर में क्या करना, एक बार ट्रेडमिल, एक बार क्रॉस ट्रेनर, एक बार दोनों आधा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये जब आप कर रहे हैं तो इसमें महीने 2 महीने में कभी कभार आप रोइंग कर सकते हैं अगर आपको बोरिंग लग रहा है। तो इस तरह से आपको ये पूरा
कॉम्बिनेशन बिठाना है। ओके, तो आपका रनिंग हो गया पहला टारगेट, दूसरा हो गया स्विमिंग, ठीक है। तो रनिंग के क्रॉस में ये रिप्लेसमेंट में ये कभी ये करना है, कभी क्रॉस ट्रेनिंग वाला करना है, ठीक है। फिर थर्ड में मैं डाल देता हूँ डांस का। अगर आपको ये बोरिंग लगता है और आपको डांस करने में मज़ा आता है तो आप वो भी एक तरह का एक्सरसाइज है, 1 घंटा आप डांस करके भी कर सकते हैं। ओके, ये भी एक तरह का एरोबिक एक्सरसाइज है, ठीक है। स्पिनिंग इतना इफेक्टिव नहीं है, ये सब फंक्शनल ट्रेनिंग का पार्ट है। ये माउंटेन क्लाइंबिंग उसमें मैंने ऐड कर दिया। तो कुल मिला के अभी यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि कितने सारे वेरिएशंस हैं, आपको ये देखना है कि कौन सा इफेक्टिव वेरिएशंस है जो आपके कार्डियो के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकता है। ओके, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए रनिंग, इंडोर में क्रॉस ट्रेनर या ये ट्रेडमिल वाला रनिंग, आउटडोर में नॉर्मल अपना ग्राउंड पर रनिंग, और उसके रिप्लेसमेंट में नेक्स्ट क्लास में आपको स्विमिंग करना है, और कभी कभार अगर आप बोर हो रहे हैं तो डांस क्लास कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये करना। इसका मेन गोल क्या होना चाहिए, आपका मेन जो पॉइंट है वो है इंटेंसिटी का लेवल। आप कोई भी एक्टिविटी करिए, अगर आपको बोरिंग लग रहा है आप चेंज करते रहिए, लेकिन जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपका इंटेंसिटी लेवल हाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये हमने पूरा कैलकुलेशन इससे पहले सीखा था। ओके, तो वो मेथड आपको यूज करना है कि कितना आपका इंटेंसिटी लेवल होना चाहिए। इंटेंसिटी लेवल का कैसे परसेंटेज निकालते हैं, आपका टारगेट हार्ट रेट कितना होना चाहिए। सबसे पहले आप टारगेट हार्ट रेट का जो रेंज है वो डिसाइड करेंगे, फिर कोई भी एक्टिविटी करेंगे। इस तरह से अपना ये कार्डियो का एक्टिविटी का पूरा जो क्लास है ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, शोल्डर और ट्राइसेप्स, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये चेस्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, कार्डियो इस चेस्ट वाले दिन ही कार्डियो करना है, सुबह या शाम दोनों में से एक कोई भी अल्टरनेट करना है। फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शोल्डर ट्राइसेप करेंगे। शोल्डर ट्राइसेप के बाद में फिर हम एक क्लास करेंगे कोर मसल का, एब्स से रिलेटेड, कि जब आप हाई इंटेंसिटी लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं, 1 रैप मैक्स, 2 रैप मैक्स, 5 रैप मैक्स वाला अगर आप लिफ्टिंग में परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो फिर उस लेवल पर आपका एब्स का ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, कितना इंटेंस होना चाहिए, इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं। अगर आपको समझो 5 रैप मैक्स या 2 रैप मैक्स वाला अगर कोर ट्रेनिंग करना है, एब्स करना है, तो कैसे करेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें आप ऐसा नहीं कि बाकी एक्सरसाइज में आप 2-2, 5-5 रिपीटेशन मैक्सिमम मार रहे हैं और जब ये एब्स का बारी आया तो उसमें आप 15-15, 20-20, 50-50 रिपीटेशन मारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बिगनिंग लेवल में होता है ऐसा, ठीक है। तो इसका भी आपको उतना ही इंटेंसिटी के साथ में वर्कआउट करना है। इसके बाद हम करेंगे बैक बाइसेप्स। ओके, और फिर अपना ये जो लेवल्स हैं डिफरेंट, बिगनिंग लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, सुपर एडवांस, ये पूरा अपना जो सीरीज है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में कोई भी नया टॉपिक लेंगे हम लोग। ओके, हमको न्यूट्रिशन भी कवर करना है तो जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा, जो हमने फॉर्मूला देखा था यहाँ पे सीखा था, उसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगा, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम उस पर और वीडियो बनाएंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।